अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ हिना सलमान। व्यूअर्स, मैं एक सोशल मीडिया पे एक बड़े ज़बरदस्त किस्म की ना एक स्टेटमेंट सुन रही थी जो कि शर्मिला फारूकी साहिबा जो है सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी की जो हैं उनकी तरफ से एक गेम शो में उन्होंने दी कि कराची में रहना कैसा है। तो उन्होंने कहा कराची में रहना ऐसा है जैसे हम पेरिस में रहते हैं। क्या बात है जी, पेरिस की बात करें और कराची के साथ उन्होंने रिलेट किया है। नो डाउट कराची इज़ रियली ब्यूटीफुल एंड इज़ ऑलवेज बीन अ सिटी ऑफ हैप्पीनेस एंड सिटी ऑफ कहते हैं ना कि हैपनिंग। तो पेरिस की जब हम बात करते हैं तो पेरिस इज सिटी ऑफ लव, सिटी ऑफ हैपनिंग भी है। और फ्रांस के शहर में आपको पता ही है, फ्रांस का शहर कांस में भी जो है वो हैपनिंग होती है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको बताऊं कि क्या अहमियत है। आपको पता है कि दुनिया में फेस्टिवल्स जो हैं उनका इनेकाद किया जाता है और बेहतरीन फेस्टिवल्स तब होते हैं जब दुनिया के बेहतरीन लोग, दुनिया के सेलिब्रिटीज़, दुनिया के कहते हैं ना कि इम्पॉर्टेंट VIPs जो हैं उस फेस्टिवल का हिस्सा बने। तो कांस फिल्म फेस्टिवल की बात करें जो कि फ्रांस के शहर कांस में होता है, दुनिया का ऐसा फेस्टिवल है जहां दुनिया भर से हदायतकार, आर्टिस्ट, सेलिब्रिटीज़ और प्रोड्यूसर्स वहां जमा होकर जो इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट करते हैं, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और शायकीने जो की नज़र जो होती है, ऑडियंस की नज़र जो होती है वो रेड कार्पेट पे होती है। उसका रेड कार्पेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस थिंग, जहां पाकिस्तान की इस वक्त रोमा रियाज जो हैं इस साल नुमाइंदगी कर रही हैं। और अगर रोमा रियाज के बारे में आपको बताऊं तो शी इज़ एन एक्ट्रेस, शी इज़ अ मॉडल और वो पाकिस्तान और UK के दरमियान में पाई जाती हैं। कभी यहाँ रहती हैं, कभी वहाँ रहती हैं और इस साल जो है वो इस रेड कार्पेट का हिस्सा होंगी। और आपको पता है कि रेड कार्पेट की अगर बात करें तो लोगों की नज़रें जो होते हैं उनकी लिबास पे लगी होती हैं और लिबास एक बहुत अहमियत का हामिल है, जिसमें से उनकी कैटेगरीज होती हैं। बोल्ड एंड ब्लैक कैटेगरी होती है, प्रिंसेस एंड ड्रामेटिक गाउन्स की कैटेगरी होती है, मिनिमल शीक की कैटेगरी होती है और हॉलीवुड ग्लैम की कैटेगरी होती है। तो इन तमाम कैटेगरीज में पाकिस्तानी रोमा रियाज जो हैं वो कौन सी कैटेगरी चूज करेंगी ये देखना अब मई में है, क्योंकि ये फेस्टिवल मई 2026 में होने जा रहा है और हर साल कांस फिल्म फेस्टिवल होता है। और इसके अगर हम पस मंजर की बात करें, थोड़े से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो पाकिस्तान की कहते हैं कि माया नाज सुपरस्टार फिल्म स्टार ने भी यहाँ पहले भी शिरकत की है और जिसमें माहिरा खान ने जो है 2018 में जो है वो कांस फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनी थी। उनका ब्लैक आउटफिट जो है उन्होंने बहुत पजीराई हासिल की थी। इसके साथ सबा कमर भी गई हुई हैं, आयशा उमर भी इस फेस्टिवल का पार्ट रही हुई हैं, अली जफ़र, माया अली, उज़मा खान, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान का एक वाकई एक स्ट्रेटा रखते हैं और एक पाकिस्तान का एक नुमाया पर्सनालिटीज़ में से उनका शुमार होता है। तो ये तमाम लोग जो हैं कांस फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा हैं। और अगर हम फिल्म्स की बात करें तो आपको पता है जॉयलैंड ने बहुत पजीराई हासिल की और जॉयलैंड अगर की बात करें तो आपको पता है कि पाकिस्तान की वाहिद फिल्म थी जिसने कांस फिल्म फेस्टिवल में वाकई लोगों की आंखें खोल दी। और इरम परवीन बिलाल जो हैं वो पहली पाकिस्तान फिल्म डायरेक्टर रही हैं जिन्होंने कांस में शिरकत की थी। उन्होंने अपने प्रोजेक्ट सिनेफिडाउंशन ऑफ द कांस के प्रोग्राम में हिस्सा लिया था, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है। थोड़ा सा हमें इख्तलाफ इसलिए भी होता है कि जब हम रेड कार्पेट पे जाते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो सामने आती है कि भाई हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं वो क्यों वेस्टर्न लिबास जो हैं वो पहनती हैं। सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है, आपने देखा जब भी उनकी पिक्चर्स सामने आती हैं तो लोगों के कमेंट सामने आ रहे होते हैं कि आप पाकिस्तानी सकाफत की नुमाइंदगी कर रही हैं, पाकिस्तानी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, अपने मुल्क को प्रेजेंट कर रही हैं, तो आप क्यों जो है वेस्टर्न लिबास जो है वो उधारती हैं। क्योंकि वेस्टर्न लिबास जो है ऑब्वियसली वो एक तो आप उसको संभाल नहीं सकते, दूसरी बात यह है समटाइम्स वो सूट नहीं करता, समटाइम्स वो हमारी पर्सनालिटी के साथ बिल्कुल बरक्स नज़र आ रहा होता है। और तीसरी एक बात ये होती है कि आप जहाँ पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं तो उसको क्यों नहीं आप पाकिस्तानी लिबास को ही खूबसूरत तरीके से इन्हांसमेंट के साथ, इंट्रिकेट तरीके के साथ जो है वो पहन कर जो रेड कार्पेट का हिस्सा बने। तो ये बहुत सी हर साल जो है कुछ ना कुछ सामने आता है, मगर हमने सोचा कि आज हम आपके साथ कांस फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो इस लिहाज से आपको क्यों ना बताएं कि हमारे यहाँ बेताब
बेतहाशा डिज़ाइनर्स हैं जो कि पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड डिज़ाइनर्स हैं, पूरी दुनिया में जो है हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो टेक्सटाइल है, हमारा जो गारमेंट है उसकी पजीराई होती है। और ख़ासतौर पर अगर हम बॉर्डर पार बात करें तो उनकी मेन एक्ट्रेसेस हमारे ही डिज़ाइनर्स पहन रही होती हैं, जिसमें फराज मनान का नाम शामिल है, अली ज़ीशान है, HSY हैं और भी बहुत से ऐसे डिज़ाइनर्स हैं। तो क्यों नहीं हमारी एक्ट्रेसेस जो हैं प्रॉपर तरीके से जो हैं जाने से पहले एक प्रॉपर डेमो के साथ, एक प्रॉपर ड्रेस के साथ क्यों नहीं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती। अच्छा, इसमें खूबसूरत बात यह है, अगर हम देखते हैं अपने बॉर्डर पार ही देखते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि आर्टिस्ट की तो कोई बाउंड्री नहीं होती, आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट है, वो किसी भी मुल्क का आर्टिस्ट हो। पिछले साल आपने देखा कि आलिया भट्ट की साड़ी ने जो है तहलका मचा दिया। अब साड़ी जो है ऑब्वियसली वो उनकी पहचान है, हमारे बॉर्डर पार जो हमारे जो नेबर हैं इंडिया जिसकी मैं बात करी, उनकी पहचान है और वो इस चीज़ को प्राउडली पहनते हैं। तो पाकिस्तानी क्यों नहीं अपने लिबास में फ़ख्र महसूस करते, जो कि बहुत ज़रूरी है। हमें अपने आप में कहते ना कि कोई शक नहीं होना चाहिए। वेस्टर्न आउटफिट्स लोग हमारी तहजीब कॉपी कर रहे होते हैं और हम जो हैं वो चाह रहे होते हैं कि हम ऐसा कुछ पहने जो कि बहुत वेस्टर्नाइज हो, जो कि बहुत बोल्ड हो, जो कि बहुत उसकी सिमेट्री हमें नज़र ना आ रही हो। तो आज सोचा कि हम इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल आपका भी कमेंट लेंगे और आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि वाकई पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस को जो है वो वेस्टर्न लिबास पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। अच्छा व्यूअर्स, ये तो था आज हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कांस फिल्म फेस्टिवल विच इज़ कमिंग इन मई। उसके साथ साथ हम आज थोड़ी सी बात भी करेंगे बच्चों के हवाले से, क्योंकि आपको पता ही है कि बच्चे जो है हमारा मुस्तकबिल हैं, कौम का असासा हैं। छोटे नन्हे बच्चे जो हैं उनको बहुत से मसाइल होते हैं और मसाइल हमने जब भी सोचा है कि वो क्या होते हैं तो हम लोग इन्हिसार करते हैं हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से। हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चों में पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा हम कहते हैं कि उनकी फूड इनटेक अच्छा कराया जाए, उनका पानी देखा जाए और इनका इम्यून सिस्टम बेहतर बनाया जाए और बच्चों को ऐसी तमाम चीज़ें दी जाएं खुराक में या बूस्टर्स ऐसे दिए जाएं जिससे उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर हो सके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तमाम माहों से आज एड्रेस करने लगी हूँ, प्लीज़ उनकी वैक्सीनेशंस में बिल्कुल आप लापरवाही ना करें। वैक्सीनेशंस बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि वैक्सीनेशन अगर लगेंगी तो बच्चे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाएंगे। उनका अफेक्ट उनको अगर होगा भी तो बहुत कम होगा। अक्सर ये कहते हैं कि पैदाइशी टीके के बाद वो किसी भी इम्यूनाइजेशन कार्ड को फॉलो ही नहीं करते। उनको ये नहीं पता होता कि आपने 18 महीने में क्या लगवाना है, 6 महीने में क्या लगवाना है, 1 साल की उम्र में क्या लगवाना है और उसके बाद कंटिन्यूस आपके 9 से 10 साल की उम्र तक बाकायदा तौर पर वैक्सीनेशन लगती हैं और लगवाई जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। जो माएँ हैं वो प्लीज़ हमारे साथ मौजूद रहें क्योंकि आज हम उनको बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताने लगे हैं। हमें छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम इस सेगमेंट में जो है बच्चों के हवाले से एक ऐसी बीमारी पे बात करना चाह रहे हैं जो बज़ाहिर तो बहुत आम लगती है मगर बच्चों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। आपको पता है खसरा जिसको मीजल्स कहते हैं, नॉर्मली हमने देखा है क्या हो गया, खसरा निकला है, मगर खसरे की जो डिफरेंट टाइप्स अब आ रही हैं और जिन बच्चों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई नहीं उनके लिए ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होते जा रहे हैं क्योंकि ये जानलेवा भी साबित हो गई हैं। और उन तमाम पेरेंट्स के साथ हम आज बात करेंगे क्योंकि हम अपनी लाइव कॉल्स भी आज ऑन करेंगे जो हमसे आज बात कर सकते हैं इस हवाले से, जिन्होंने अपने बच्चों को आज या पहले कभी मीजल्स की वैक्सीनेशंस नहीं करवाई, वो कितनी ज़रूरी हैं, उसकी क्या टाइप होती है, कब कब करवानी चाहिए, उसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारी स्क्रीन पे जो है वो नंबर चल रहा है, आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं। और हमारे साथ जो मेहमान ख़ास हैं डॉक्टर हामिद रज़ा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उनसे पहले मैं उनको वेलकम करूँगी और उनसे भी आप बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। हामिद साहब, मीजल्स के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। आपको बताइए हर बच्चे को निकलता ही निकलता है, ये ऐसी चीज़ है, ऐसी बीमारी है कि बचपन से ही आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एज में निकल आता है। और पहले जो खसरा होता था वो इतना जानलेवा साबित नहीं होता था, लेकिन अब अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड फिगर्स ये जानलेवा हो रहा है। क्यों? जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह अभी आपने बताया है कि ये बज़ाहिर तो एक आम बीमारी है लेकिन ये बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक है। सिर्फ एक वैक्सीन ना लगवाने की वजह से हमने देखे हैं बच्चे ICU में जाते हुए, वेंटिलेटर पे जाते हुए, और अनफॉर्चुनेटली इसको ये सिंपल एक वैक्सीनेशन की वजह से बच्चों में मीज़ल्स की या खसरे की वजह से
शरह अमवात में इजाफे की वजूहत देखी हैं, जो हमारे सामने केसेस हैं, वो बच्चे जो सिंपल एक वैक्सीन ना लगवाने की वजह से मीज़ल्स हुआ, कॉम्प्लिकेटेड मीज़ल्स हुआ, मीज़ल्स लीडिंग टू नमूनिया और वही गर्दन तोड़ बुखार एंड देन अल्टीमेटली, मतलब देखिए इसमें हम इस टाइम पेरेंट्स को बेसिक जो चीज़ें हैं जो खसरे से बचाव के लिए होती हैं, जिसमें अभी आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में वैक्सीनेशन पे बड़ा फोकस किया जी, तो दैट इज़ द मेन कंसर्न, दैट इज़ द मेन कंसर्न कि ये एक ऐसी बीमारी है जिससे बचा जा सकता है, जिससे हम बच सकते हैं। ठीक है। और इस चीज़ को जानते हुए भी अगर हमारे बच्चे आईसीयू में जाते हैं, वेंटिलेटर्स पे जाते हैं, तो ये हमारे लिए एज ए पेरेंट्स, हमारे लिए एज ए सोसाइटी, ये हमारे लिए एक नाकामी की बात एक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हम लोगों को Yes. एजुकेट करें। डॉक्टर हामिद, मीजल्स जो है उसकी वजह क्या होती है, निकलते क्यों है ये? बेसिकली मीज़ल्स या जिसको हम खसरा कहते हैं, ये एक वायरल डिजीज़ है और बहुत तेज़ी से फैलती है। इसका जो हैलमार्क है कि रैपिडली कॉन्टेजियस, मतलब ये खांसी से और फ्लू से और एक रूम शेयर करने से, स्पेस शेयर करने से फिर रैपिडली फैलती है। ये ऐसा फीचर है खसरे का जिसकी वजह से हमें डर होता है कि एक बच्चे से खसरा पूरे घर में, पूरे स्कूल में, पूरे मोहल्ले में फैल जाता है। और उनमें से बेसिकली तो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे में ये कॉम्प्लिकेट हो, लेकिन वो बच्चे जिनकी वैक्सीनेशन नहीं होती या इम्यून कम होता है, यस, जिनकी इम्यूनिटी कम है और ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, जिनको हम मेल नरिश कहते हैं, स्टंटेड और अंडरवेट बच्चे, उनमें इनकी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब देखिए खसरे ने ये नहीं देखना कि ये बच्चा अमीर है या गरीब है, उसने ये देखना कि ये बच्चा वैक्सीनेटेड है या अनवैक्सीनेटेड है। देखिए एक बच्चा अगर वैक्सीनेटेड है, अगर उसे मीज़ल्स हो भी जाता है तो उसकी सिवियरिटी, उसकी कॉम्प्लिकेशंस उस बच्चे की बनिस्बत जिसको वैक्सीनेटेड है बहुत कम होती हैं। उसमें हो सकता है उसे हॉस्पिटल की ज़रूरत ना पड़े, उसे सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम जस्ट पैरासीटामोल दे के घर पे मैनेज कर लेते हैं। लेकिन वो बच्चे जिसमें कोई कोमॉर्बिडिटी, जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर उसे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, वैक्सीन नहीं लगी हुई, इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, तो इन बच्चों में उसकी पेचीदगियाँ आ जाती हैं। पेचीदगियों में नमूनिया, दिमाग की सोजिश, गर्दन तोड़ बुखार, लूज मोशन और अल्टीमेटली फिर ये हॉस्पिटल एडमिशंस, आईसीयू में एडमिशन और मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज्यादा है, डेथ रेट बहुत ज्यादा है। अगर कॉम्प्लिकेटेड मीज़ल्स है तो मोर्टेलिटी रेट। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप मेरी बेहतर रहनुमाई फरमा सकते हैं, जिन इलाकों में पानी गंदा है या आपको पता है कि हमारा सीवरेज का पानी जो है वो किस तरह के मेन वाटर टैप से मिल जाता है जो कि पीने का पानी बन जाता है, और जिन इलाकों में ज्यादा बारिशें होती हैं या फ्लड अफेक्टेड एरियाज है, उनमें मीज़ल्स ज्यादा फैलता है? नो अच्छा, इसमें मैं वैसे तो आपने जो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ये गैस्ट्रोएंटाइटिस, पेट की बीमारियां, लूज मोशन, वॉमिटिंग, हैज़ा, जल्द की बीमारियां, ये सारे हमारी हैंड हाइजीन और सफाई से रिलेटेड हैं। जहाँ तक बात है खसरे की, मीज़ल्स की, ये वाटर बोर्न नहीं है, पानी से नहीं फैलता, पानी से, ये एयरबोर्न है। हवा में है? यस, हवा से होता है। जिस तरह मैंने कहा है कि अगर घर में एक बच्चे को खसरा है और सबको निकलता है, सबको निकलता नहीं, अगर हम बच सकते हैं इस चीज़ से। और सबसे आज हम अभी आगे जाके डिस्कस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे बचना कैसे है। अगर किसी एक बच्चे को खसरा हो गया है तो जरूरी तो नहीं घर में 4-5 और बच्चे हो सकते हैं, और उनमें से किसी की इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, कोई बच्चे को अनवैक्सीनेटेड हो सकता है, तो हम कैसे बच सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने उस बच्चे को आइसोलेट करना है। कितने टाइम के लिए आइसोलेट करना है? एटलीस्ट 5 to 7 डेज, जब तक कि उसके जिस्म पे वो दाने और वो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, आपने उस बच्चे को अलहदा रखना है। जो एक उस बच्चे को अलहदा रखना है, और दूसरा जो दूसरे बच्चे उनको भी उसके पास नहीं जाने देना। और सेकंड चीज़, फौरी चेक करें कि उनमें से जो बच्चे और हैं कोई अनवैक्सीनेटेड नहीं है। अगर कोई बच्चा अनवैक्सीनेटेड है तो उसे फौरी तौर पे वैक्सीनेट कराएं। ठीक है। तो ये तीनों स्टेप्स करने हैं हमने कि एक तो जो मेन बच्चा है जो डिजीज्ड है उसको हमने आइसोलेट करना है, दूसरे बच्चों को उससे बचाना कि उसके पास ना जाएं, और तीसरी चीज़ कि हमने उसको जो अगर उनमें से कोई अनवैक्सीनेटेड है तो उससे वैक्सीनेशन करवानी है। ठीक है। तो मुझे ये बताइएगा कि मीज़ल्स में इलामात क्या आती हैं? एक तो खारिश बहुत होती है, पानी वाले दाने होते हैं, ये तो मुझे पता है, हम सबको ही निकले हुए, लेकिन और कौन से इलामात होती है जो लोगों को नहीं पता, सिम्टम्स? अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी आपकी रहनुमाई कर दूं कि बेसिकली बुखार जो मीज़ल्स होता है इसमें तेज़ बुखार, तेज़ बुखार जो यूजुअली पेरेंट्स एक डॉक्टर हाई ग्रेड फीवर, एक डॉक्टर के पास जाते हैं ठीक नहीं हो रहा था, दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं ठीक नहीं होता, आंखों से पानी आना,
मुंह के अंदर सफ़ेद धब्बे बन जाना, मुंह पक जाना जिसको हम कहते हैं। अच्छा, इसमें जो रैशेस या दाने बनते हैं ना, ये अभी आपने एक लफ्ज़ बोला कि पानी वाले दाने, ये पानी वाले दाने नहीं हैं, ये वो हैं जो सुर्ख धब्बे, छोटे छोटे सुर्ख निशान छोड़ जाते हैं। जी जी, जो पानी वाले दाने होते हैं, बड़े दाने होते हैं, उनको हम चिकन पॉक्स कहते हैं। और जो हमारी सोसाइटी में एक यूजुअली एक कॉमन है, एक थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है कि उसको अच्छा, मीजल्स और चिकन पॉक्स में क्या फ़र्क है? यही जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि वो खसरा, वो रैश जिसके अंदर पानी वाले दाने बनते हैं, दैट इज़ चिकन पॉक्स। और वो रैश जिसके अंदर पानी वाले दाने नहीं, सुर्ख निशान, सुर्ख धब्बे छोटे छोटे से बनते हैं, लेकिन उसमें पानी वाले दाने नहीं बनते, वो चिकन पॉक्स है। चिकन पॉक्स इज अ डिफरेंट वायरल डिजीज, मीजल इज अ डिफरेंट वायरल। और इन दोनों की जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो भी अलग अलग जी, है। डेफिनेटली अलग, लेकिन दोनों कॉन्टेजियस हैं। दोनों कॉन्टेजियस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों कॉन्टेजियस हैं, कि दोनों एक बच्चे से फिर बाकी बच्चों को होना। तो इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि अगर हम किसी एक बच्चे में मीजल या चिकन पॉक्स सस्पेक्ट करते हैं, हम उसको एडवाइस करते हैं कि बच्चे को आइसोलेट करें। अगर स्कूल जाता है तो आप, ज़रूरी नहीं कि अगर आपका बच्चा बीमार है आप बाकियों के बच्चों को भी थोड़ा उससे बचाएं। डॉक्टर साहब, एक कॉलर आपके लिए है। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, जफर साहब आवाज सुन पा रहे हैं? जफर साहब, अपना टॉप प्लीज, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अपने टीवी सेट्स का वॉल्यूम जो है वो प्लीज कम कर दिया करें अगर आप कॉल कर रहे हैं, क्योंकि आवाज़ जो है वो फिर एको होती है और हमें सुनाई नहीं देता। तो आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बच्चों से रिलेटेड कोई भी सवाल जो है वो हमारे शो का हिस्सा बन सकता है, लेकिन बच्चों से रिलेटेड कोई भी बीमारी है। डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइएगा कि वैक्सीनेशन जो है वो किस उम्र से शुरू होती है? जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको पैदाइशी टीका लगता है, पोलियो लगता है, तो मीजल्स का टीका किस एज में लगता है? अच्छा, जो बच्चों में वैक्सीनेशन की स्टार्ट होती है वो तो बर्थ से स्टार्ट होती है। जहाँ तक ताल्लुक है खसरे की वैक्सीनेशन का, वो 9 मंथ और 15 मंथ ऑफ लाइफ, 9 महीने की उम्र में और 15 महीने की उम्र में खसरे से बचाव का हिफाजती टीका लगाया जाता है। और इसके अलावा भी जब हम किसी सोसाइटी में किसी एक सेगमेंट में सस्पेक्ट करते हैं कि आउटब्रेक चल रहा है, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चों को होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे सेपरेट कैंपेन की जाती है मीजल्स से बचाव के लिए। अगर चाहे वो 9 मंथ वाले वैक्सीनेशन का टीका हो या 15 मंथ वाला, कोई भी मिस नहीं करना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली अगर किसी इलाके में ये आउटब्रेक होता है और कैंपेन होती है, तो अगरचे वो दोनों लगे हुए हो, आपने फिर भी वो लगवाना है, तीसरी डोज भी लगवानी है। ठीक है। तो तीसरी डोज किस उम्र में लगती है? वो यूजुअली तब लगती है कि अगर कोई आउटब्रेक चले किसी जगह पे, हवा में फैला हो या कहीं ना कहीं फैला हो, जैसे फ्लू शॉट्स लोग लगवाते हैं। जी, तो फिर वो बूस्टर डोज गवर्नमेंट की तरफ से एक कैंपेन चलती है, तो फिर हम उसमें मीजल्स कैंपेन के दौरान हम उसको कैचअप वैक्सीनेशन कहते हैं। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। कहीं नहीं, मेरा तकरीबन 3.5 साल का बेटा है, तो मैं पूछना ये चाह रहा था डॉक्टर साहब से कि ये उसको पखाने का इशू है, मतलब कि उसको पता नहीं चलता बेचारे को, अभी तक वो पेम्पर यूज़ कर रहा है, और जब वो पखाना कर चुका होता है तो फिर वो बताता है। अच्छा, वॉशरूम ट्रेन नहीं है अभी बच्चा जो है? ट्रेनिंग तो करवा रहे हैं, लेकिन मतलब ये है कि उसको पता ही नहीं चलता ना, अगर वो मतलब कि सोया हुआ है तो उस दौरान भी कर सकता है, या खड़ा है कहीं बैठा है तो फिर भी, मतलब इस तरह का इशू है। 3.5 साल का बच्चा है, उसको पता नहीं लगता वो कहीं भी। जी, अच्छा, इसमें जिस तरह उन्होंने बताया है कि अभी वो टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट की हुई है, यूजुअली वी एक्सपेक्ट कि 3 ईयर पे बच्चा डे टाइम में पैम्पर फ्री हो और 4 ईयर पे नाइट टाइम में पैम्पर फ्री हो। अगर 3.5 साल के बच्चा डे टाइम पे पैम्पर फ्री नहीं है और वो उसे पता नहीं चलता, वो स्टूल कर देता है, तो इसमें पहले हम कुछ उसकी कॉजेज देखते हैं, एटियोलॉजी कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि क्या हम पहले उससे बच्चे को कॉन्स्टिपेटेड तो नहीं रहता, ऐसा तो नहीं होता कि बच्चा कॉन्स्टिपेटेड। कौन सा टेस्ट कराना चाहिए उनको? नहीं, टेस्टों की जरूरत नहीं है इसमें। अच्छा। टेस्टों की जरूरत नहीं है। हम एक यूजुअली टॉयलेट ट्रेनिंग जो कि ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर। और सेकेंडली हम देखते हैं कि अगर कॉन्स्टिपेटेड है कोई कॉज तो उसको देखते हैं। तीसरा, हम बच्चे की डाइट में फाइबर इंटेक वो उसको इंक्रीज करते हैं, और वो जो बेसिक चीज़ें देखते हैं, अगर उसके बावजूद हो तो फिर हम टेस्ट की तरफ जाते हैं, जिसमें हम उससे रिलेटेड, थायराइड से रिलेटेड भी कुछ टेस्ट होते हैं वो बाकी, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस होते हैं। बेसिक चीज़ें हमने सबसे पहले कि बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग और इन चीज़ों को देखना है, और अगर बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है तो उसको रिलीव करना है, फाइबर डाइट को। तो इमरान साहब सुन रहे होंगे तो ऑब्वियसली उनको वर्जन मिल गया आपका। तो व्यूज़, आप हमें कॉल कर सकते हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस।
वेलकम बैक व्यूअर्स। हम आज मीज़ल के हवाले से बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पे आपके बच्चे जिनको खसरा है या जो ऐसी बीमारी से गुजर चुके हैं या अल्लाह ना करे किसी को हो सकती है, तो डॉक्टर साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। डॉक्टर हामिद रज़ा चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं और ओपिनियन ले सकते हैं। डॉक्टर हामिद, हम बात कर रहे थे कि वैक्सीनेशन, आपने बताया कि 3 वक्त की डोज लगती है, वैक्सीनेशन लगती है। अक्सर लोग समझते हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो ख़तरनाक है और इसको समझ के लगवाते ही नहीं है। पैदाइशी टीका जो अस्पताल में लग जाए, इसके बाद 2-3 लगवाई, उसके बाद उनको पता ही नहीं है कि वैक्सीनेशन किस उम्र से किस उम्र तक लगाई जाती है। आप आज प्लीज़ एड्रेस करें कि वैक्सीनेशन के ऊपर कितना जोर देना चाहिए, किस इस एज में वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपने इस पॉइंट को हाईलाइट किया। देखिए, अब 2026 में हम बैठे हैं और अभी भी हम ये सोच रहे हैं कि ये वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। देखिए, जहाँ तक वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स की बात है, मामूली बुखार हो जाना, ठीक है, जस्ट लाइक 99-100 तक अगर बुखार, वो भी फ्यू आवर्स के लिए, 1 दिन 2 दिन के लिए। एक तरफ सिर्फ सिंपल जस्ट ये मामूली सा बुखार है, वो भी हल्का सा 1 से 2 दिन के लिए। दूसरी तरफ देखिए, आप पूरी ज़िंदगी के लिए, और ऐसी बीमारियां जो कि आपके लिए जानलेवा साबित होती हैं। अगर हम पैदाइश से वैक्सीनेशन शुरू करें, पोलियो से लेके TB, हेपेटाइटिस, काली खांसी, मतलब मुतअद्दिद बीमारियों के लिए हमारा MMR का होता है, बूस्टर्स लगते हैं। हमारा एक प्रोग्राम है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, EPI हम इसको बोलते हैं, और दैट स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ, कि आप डे फर्स्ट से आप उसकी हमारी फर्स्ट वैक्सीनेशन स्टार्ट होती है। और ये जिस तरह आपने कहा है कि 18 मंथ तक रूटीन का ये EPI स्केड्यूल चलता है, और उसके बाद बूस्टर डोजेज होती हैं डिफरेंट। तो अगर कोई बच्चा, अभी हम जिस तरह आज खसरे की बात कर रहे हैं कि एक बच्चा जिसको खसरे की वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई और एक बच्चा जिसको वैक्सीन लगी हुई है, पहली बात यह है कि एक तो उसको चांसेस ही नहीं होंगे कि उसे खसरा हो, जिस बच्चे को जो वैक्सीनेटेड है। और अगर उसे हो जाता है, जिस तरह हमने डिस्कस किया, कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी, उसकी सिवियरिटी नहीं होगी। ये एक छोटी सी एक एग्जांपल है एक बीमारी की। इसी तरह बाकी सारी बीमारियों से रिलेटेड, अब हम दुनिया से पोलियो ख़त्म हो चुका हुआ है, अनफॉर्चुनेटली हम अभी भी उसी में कर रहे हैं। दुनिया में एक से अफगानिस्तान के बाद सिर्फ हम है जिसमें पोलियो परसिस्ट है। और रीज़न क्या है? वैक्सीनेशन, लैक ऑफ, लगवाते ही नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, आपको पता ही है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, सहर सिद्दीकी हैं लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम सहर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको देख के और ठीक हो गई हूँ और अच्छा फील हो रहा है, हमेशा की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से? आज हमारा, आपको पता है, टॉपिक है बच्चों के हवाले से। मैं डॉक्टर साहब से तो बाद में बात करूंगी, पहले जरा आपसे मैं 2 हाथ कर लूँ। आपसे मैंने कहा था, रिक्वेस्ट की थी सर, कि आप अपने ये स्मार्टनेस का राज जो है ना, इसको ना राज रखें, खोल दें, बता दें। आप नहीं बता रही और हम पूछ के रहेंगे जब तक आप नहीं बताएंगे। मैं कॉल करती रहूंगी, पूछती रहूंगी, और आपके जैसा होना है हमें भी। हाँ, ये जो कमेंट आता है ना आपका, ऐसे दिल खुश हो जाता है, सुबह सुबह ही बाग हो जाता है। आप अपना दिल ना खुश करें यार, हमें भी थोड़ा सा खुश करें ना। नहीं, इंशाल्लाह। बस आपको बताया था मैंने डाइट की है और अभी भी स्टिल आई एम ऑन डाइट, और डाइट आपको पता है जरूरी है, आप कम खाएं और अच्छा लगे। पर्दा उठाए ना, फिर सारा चले आज मैं ना इंस्टाग्राम के ऊपर ये वीडियो लगाऊंगी कि मैं कौन सी डाइट कर रही हूँ, ठीक है? डेफिनेटली आप वहाँ से देख लीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, आबाद रखे, आपकी इज्जत बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बरकतें करे। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे सुनी पहले एक दफा रिक्वेस्ट की थी कि मेरी बेटी को एपिलेप्सी है। जो हकीम साहब हैं, उन्होंने कहा था कि एपिलेप्सी कोई बीमारी नहीं है, यानी वो तिब्बे नब्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बात करी थी कि ये इस तरह से इस्लाम के हवाले से अगर बात करें तो ये बीमारी नहीं है, ये कोई जादू टोना, नजर, हसद, इस तरह टाइप की कोई चीज है। एपिलेप्सी ऐसा इसको डिजीज ना कहा जाए, ठीक है? तो अब मुझे समझ नहीं आती कि ये बीमारी है या क्या है। हम उसका बहुत इलाज करवा चुके हैं, 9 साल की उम्र से उसको स्टार्ट हुई थी, अब वो माशाल्लाह 18 साल की है। तो उसको कंटिन्यूसली फिट्स आ रहे हैं और पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, उसकी स्टडीज भी डिले हो गई हैं इसी वजह से, और हम बहुत परेशान हैं। हमने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। अभी लाहौर में जो सबसे बड़े प्रोफेसर साहब हैं जिनको माना जाता है, डॉक्टर नसरुल्ला, जो हटाउन में होते हैं, उनको दिखा रहे हैं काफी साल से, और वो बस दवाइयों पे दवाइयाँ। सहर, मैं डॉक्टर हामिद साहब से आपकी गुफ्तगू करवा देती हूँ, आपसे एडवाइस ले लें। जी हामिद साहब। अच्छा जी, जो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो आप पूछना चाह रही हैं कि आपको कोई डॉक्टर कह रहे हैं कि एपिलेप्सी है,
और कोई कहते हैं कि एपिलेप्सी डिजीज़ है, कोई कहते नहीं है। बेसिकली हमने डिफ्रेंशिएट ये करना है कि जो आपकी बच्ची को मसला होता है कि वो झटके हैं या नहीं है। अब उसको प्रॉपर फिट्स पड़ते हैं आपको जी, अगर वो उसको झटके लगते हैं जी, फिट्स की डेफिनेशन ये है कि अगर बच्चे को उस वक्त जब फिट्स होते हैं कि हाथ या पाँव टेढ़े होते हों या हो जाते हैं या आंखें ऊपर जाती हैं या बच्चा उस वक्त होश में नहीं होता, तो ये फिट्स हैं। और फिट्स ये किसी बीमारी की निशानी भी हो सकते हैं और वो इटसेल्फ डिजीज़ भी हो सकता है। तो अगर तो आपकी बच्ची को ये फिट्स पड़ते हैं जिस तरह आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उसके हाथ पांव टेढ़े होते हैं, आंखें ऊपर जाती हैं और बच्चा होश में नहीं होता, तो ये एक डिजीज़ है, एपिलेप्सी है। दूसरा जो आप क्वेश्चन है कि कोई आपको कहता है कि ये जादू टोना है, ये डिजीज़ नहीं है, वो जब फिट्स नहीं होता कि बच्चे का कॉन्शियस लेवल ठीक होता है और बच्चा फिर भी आपको लगता है कि जर्की मूवमेंट्स कर रहा है, लेकिन बच्चा होश में होता है, आप उसे कहते हो कि मुंह खोल के दिखाओ, वो मुंह भी खोल के दिखा देता है, आप उसे कोई कमांड देते हो वो फॉलो भी कर लेता है। तो नहीं, वो होश में नहीं होती डॉक्टर साहब, वो होश में नहीं होती। उसके हाथ पैर मुड़ जाते हैं, उसकी आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, मुंह से झाग निकलने शुरू हो जाती है, और वो उसके बाद भी जब उसको प्रॉपर फिट आ जाता है तो उसके बाद जिस तरह गुर्राने की आवाजें आती हैं ना, जैसे कोई शेर गुर्रा रहा होता है, बहुत तेज आवाज गुर्राने की होती है। और डॉक्टर साहब ने बोला था कि इसकी वीडियोस बनाएं, हमने बहुत सारी वीडियोस उसकी बना लेते हैं उस वक्त जल्दी जल्दी से, और वो डॉक्टर को दिखाएंगे। और वो कह रहे हैं कि जो डॉक्टर इनका इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर प्रोफेसर नसरुल्लाह साहब, तो वो ये कह रहे हैं कि ये फिट्स हैं और ये प्रॉपर इसको डिजीज है एपिलेप्सी की। लेकिन ये हिकमत वाले जो है वो इसको मानते ही नहीं है, वो कहते हैं कि कोई जादू टोना है, कोई नजर है, हसद है। सर वो एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है, एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन आपको जो मेडिकल साइंसेज से बिल्कुल हेल्प लेनी चाहिए, अपने मौलिद से बिल्कुल मशवरा लेना चाहिए और बाकायदा तौर पे जो इलाज है उसको कंटिन्यू करना चाहिए। हर स्कूल ऑफ थॉट की एक डिफरेंट एक डेफिनेशंस होती हैं और वो डिफरेंट तरीके से जो इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए, आप ये बताएं। मेरी बहन, मैं एक चीज़ आपको लास्ट बता दूं कि ये 100% 0.001% भी इसमें शुबा नहीं है कि आपकी बच्ची को एपिलेप्सी या डिजीज़ नहीं है। ये डिजीज़ है। अगर आप इस कंडीशन में आप किसी भी नॉन मेडिकल के बंदे की बातों में आके इसको इग्नोर करती हैं तो अल्टीमेटली बच्ची सफ़र करेगी। आप इस टाइम इस मॉडर्न साइंस में कहीं पे भी चली जाएं, जिस तरह आपने अभी डिस्क्राइब किया है और जिस तरह आपने डॉक्टर साहब को वीडियो दिखाई है, इट्स एपिलेप्सी और इसका डिजीज़ आपको ट्रीटमेंट नहीं बंद करना। चाहे आपको कोई जादू टोने का 100 हल बताए, आप उसको ज़रूर फॉलो करें, लेकिन मेडिसिन नहीं बंद करनी। इसमें आपने अगर एक दिन की मेडिसिन स्किप की तो वो ट्रीटमेंट डे 1 से दोबारा काउंट होगा। कम से कम 3 साल का अरसा गुजरना चाहिए कि आपकी बच्ची को एक झटका ना लगे, और 3 साल आपकी बच्ची डिजीज़ फ्री होगी तो उसके बाद इसका ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा। फिर ये टेस्ट करा के फिर हम मेडिसिन बंद करते हैं। लेकिन अगर आपने 1 साल मेडिसिन दी और फिर आप किसी हकीम के पास या किसी ऐसे जादू टोने वाले के पास जाती हैं और वो दवाई बंद करवा देते हैं और बच्ची को एक झटका दोबारा लग जाता है, द ट्रीटमेंट विल बी स्टार्ट फ्रॉम द डे 1। और इस बात में आप 100% क्लियर हो जाएं कि आपकी बच्ची को मसला है और आप उसका सिम्टम्स आने हुए एपिलेप्सी के हैं। डॉक्टर साहब की प्लीज आपने एडवाइस ले ली है, जरूर अमल करें। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, अतिया है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम अतिया। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अतिया, आप बताएं ठीक है? शुक्र अल्लाह का। जी मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूँगी अपनी बेटी के हवाले से। मेरी बेटी है 7 साल की, उसको ना तीत प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब जो पुराने दांत हैं वो टूट गए हैं और वो जो आगे के 2 ऊपर के 2 नीचे के होते हैं वो टूट गए हैं, और जो ऊपर का जो न्यू आए थे ना उनमें से एक फिर टूट गया और जो पुराने हैं वो नहीं टूटे हैं। मतलब ये वीकनेस है या इसी तरह ही प्रोसीजर होता है? ये मुझे दांत जो है वो नहीं टूटे और जो परमानेंट है वो टूट गए। नहीं, जो दूध के दांत थे वो टूट गए हैं, ठीक है, वो टूट कर न्यू आए थे और फिर एक में से दोबारा टूट गया। ठीक है, परमानेंट टीथ भी टूट गया। जी, ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि हमारे जो बच्चों के मिल्की टीथ होते हैं वो 6 to 8 ईयर ऑफ एज पे वो गिर जाते हैं, उसकी जगह परमानेंट टीथ रिप्लेस करते हैं। और उनका क्वेश्चन है कि एक परमानेंट टीथ जो आया था एक वो भी टूट गया। वो भी टूट गया।
तो पहले हम उसकी देखते हैं रीज़न क्या है, कि ट्रॉमा है, फॉर एग्जांपल बच्चा गिरा है, कोई चोट लगी है, या उसकी बॉडी का कैल्शियम मेटाबॉलिज्म वीक है, या अगर हमें ज़रूरत पड़े तो उसके दांतों का एक एक्सरे होता है OPG, वो करवा के देखते हैं कि पीछे से डेंटेशन जो पहला निकला था वो प्रॉपर अभी निकल गया था, जो मिल्की टूथ वो रिमूव हो गया था। और इस पे हमें एक तो एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक आप सिंपल उसको ये करें कि कोई भी आप करीबी डॉक्टर को दिखा के कोई कैल्शियम सप्लीमेंट किसी डेंटिस्ट को भी दिखा सकते हैं आप, ठीक है। डेफिनेटली आप उनको, जो मैंने एक्सरे कह रहा हूँ, वो एक डेंटिस्ट की ओपिनियन के बाद एक दफ़ा उनको करीबी को दिखाएं, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, आप फॉलो करें। लेकिन हमारा कंसर्न है कि जो इसका परमानेंट दांत टूटा है उसकी रीज़न को हमने देखना है, तो क्योंकि परमानेंट दांत तो वापस नहीं आता। यस उसके लिए हमें कोई इंटरवेंशन करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आफ्टर कंसल्टेशन विद अ डेंटिस्ट। ठीक है, तो इकरार सुन रही होंगी आप, प्लीज़ डॉक्टर साहब की अतिया आप एडवाइस ले लें और फिर आप देखें कि मज़ीद कौन सा इलाज कराना है उनका। तो व्यूज़ डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमने कम वक्त में जो है कॉल्स भी ले ली हैं, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर हम अपने व्यूअर्स से कहेंगे कि जब भी हम बच्चों का टॉपिक करेंगे आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स, बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे आज हम एड्रेस करना चाह रहे हैं और आपको बताना चाह रहे हैं कि बिसाइड्स द फैक्ट दैट वुमेन प्रोटेक्शन बिल जो है वो पास हो चुका हुआ है, और पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। ये तो है, बिल भी हो गया है, अथॉरिटी भी काम कर रही है, लॉ तो है मौजूद, मगर इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? ये लॉ जो बन जाते हैं किताबों में, कहते हैं ना कि लिख दिए जाते हैं, मगर क्या ये माशरे में जो है बाकायदा तौर पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं? हम आज बात करेंगे माशरे का वो स्ट्रेटा जिनको ख़वातीन कहते हैं, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, जहाँ ख़वातीन विरासत, तहफ़्फ़ुज़, तालीम और रोज़गार समेत कई बुनियादी हकूक़ जो हैं वो उनके हैं, मगर उनसे महरूम हैं। उनको ये पता होता है कि ये हमारे हकूक़ हैं, ये हमें मिलने चाहिए, मगर उनको हकूक़ नहीं दिए जाते, ना उनको जायदाद में हिस्सा दिया जाता है, ना उनके तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर कोई बात की जाती है, ना इसके साथ साथ आपको पता है कि वट्टा सट्टा की शादियाँ कर दी जाती हैं, कम उम्र में शादियाँ कर दी जाती हैं, और भी बहुत से मसाइल जो हैं वो ख़वातीन के हवाले से पेश हो जाते हैं। इंसाफ का तकाज़ा क्या है? इंसाफ कब मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, और उन ख़वातीन की एक्सेस कैसे हो सकती है, उन ख़वातीन को कैसे जो है रसाई हासिल हो सकती है कि वो अपने केस को जो है वो रजिस्टर कराएं, और केस के ऊपर जो है वो तहिया कर लें कि हमने अगर अदालत का रास्ता लेना है या अदालत का दरवाज़ा खटखटाना है तो उससे फिर पीछे ना हो। आज हम इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे, और ख़ास तौर पे उस इलाके के ऊपर बात करेंगे जिन इलाकों में उनको ये पता है कि लोग भी बैठे हुए हैं, ओम्बड्समैन में भी ख़वातीन है मगर एक्सेस नहीं है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट वसीम रेहान साहब, जिनको मैं वेलकम करती हूँ, और उनके साथ साथ हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं कायनात रज़ा, उनको भी वेलकम करती हूँ। तो सबसे पहले मैं वसीम साहब आपकी तरफ रुख करूँगी। आपको पता है कि पंजाब में तो बहुत काम हो रहा है, जी बिल्कुल काम भी हो रहा है, और अब हम देख रहे हैं ख़वातीन जो है अपने केसेस लेके जो है अदालतों कचहरियों में भी नज़र आ रही हैं, मगर ऐसा इलाका जो कि आज भी पासमानदा समझा जाता है, KPK का इलाका, वहाँ जो है ख़वातीन की रजिस्ट्रेशन, क्या केस फाइल होता है? अगर फाइल होता है तो ख़वातीन को वाकई हक मिल जाता है जिसमें वो फाइल करती हैं? अच्छा देखें, इस तनाजुर में ये जो वुमेन प्रोटेक्शन बिल है ना, ये KPK में भी पास हो गया है। ओके। वही आपकी वाली बात है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लेकिन हमारी अब जो फीमेल ओम्बुड्समैन साहिबा हैं वो बहुत पेन ले रही हैं, वो खुद जा रही हैं फीमेल्स के पास, लेकिन फीमेल एक दफ़ा आ तो जाती है, केस रजिस्टर तो कर लेती है, लेकिन बात यह है कि उसको परसू करना, वो फिर सोशल प्रेशर्स में आकर किसी भी इवन कन्फाइन भी कर देते हैं उसको कि आपने इधर इस इलाके से वापस नहीं जाना, अदालत तक एसेस नहीं लेनी, या किसी भी जो भी अथॉरिटी है उसको एप्लीकेशन वो इसलिए डस्टबिन में चली जाती है कि उसमें वो उसको परसू नहीं कर सकते, केस वापस भी ले ली जाते हैं, मतलब उसकी जगह मुख्तियारनामा, हम उसको बोलते हैं ना मुख्तियारनामा अदालती ज़बान में, वो मुख्तियारनामा उसने फिल किया, ठीक है, और उसने बिहाफ में जाकर भाई ने, वालिद ने, कज़न ने इवन वकालतन केस विथड्रा कर लिया। अब
अब वो केस विथड्रॉ हो जाता है, लेकिन उसकी स्टेटमेंट नहीं हुई होती। जो फीमेल स्टेटमेंट एक दफ़ा दे गई, उसकी स्टेटमेंट तो नहीं हुई ना, वो रह जाती है। तो वो अब वो फिर लाजिम बात है, डिसहार्ट होता है आदमी। वसीम साहब, सबसे ज़्यादा केसेस आप ज़ाहिर है उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, डीआई खान से आपका ताल्लुक़ है, कब सबसे ज़्यादा किस केसेस में आप जो हैं वो परस्यू करवाते हैं और आप देखते हैं ख़वातीन के हवाले से? देखें, दोनों केसेस, फैमिली मैटर्स के केसेस, फैमिली कोर्ट्स अलग हैं, फैमिली केसेस लेते हैं हम, और कोशिश होती है हमारी कि उनको असेस, ख़ासकर फीमेल्स के साथ उनके अखराजात ना हों। लेकिन वो एक दफ़ा हमारे ऑफिस में आ जाती हैं, फिर जाके हम अदालत में रजिस्टर कर देते हैं। लेकिन फैमिली मैटर्स जब वो वापस जाती हैं ना अपने घर में, गांव में, मतलब वो फार फ्लांग एरिया होता है ना, डिस्ट्रिक्ट डेर इस्माइल खान अदालत डिस्ट्रिक्ट से, तो वहाँ पर वो वापस फिर वो नहीं आती, या आ नहीं सकती, या आने नहीं, या उनका तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। तहफ़्फ़ुज़ दोनों तहफ़्फ़ुज़ तो सबसे पहले, इवन उनको ये भी कह दिया जाता है, अभी जो रिसेंटली एक केस चल रहा है उसमें ऑर्डर शीट में लिखा है, जज साहिबा ने, वो भी फीमेल जज साहिबा थी, उन्होंने लिखा है कि इसने मुझे स्टेटमेंट दी है कि इसकी जान और माल को खतरा है। अब उसके बाद वो उसको नहीं आने दे रहे अदालत तक। हमने फीमेल ओम्बुड्समैन को एप्लीकेशन दी है, बिल्कुल खुली कचहरी वो लगा रही है जगह जगह। हाँ, बन्नू में लगाई है उन्होंने, बन्नू जैसे इलाके में खुली कचहरी लगाना, और वो फीमेल ओम्बुड्समैन सीएम, गवर्नर, आईजी साहब को, मतलब चूंकि उन्होंने फीमेल के राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ठीक है, कायनात में आपकी तरफ रुख करूंगी। आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपने ऐसे इलाके में बहुत काम किया। अगर हम सदर्न पंजाब की बात करें, लेकिन सदर्न पंजाब के साथ ही बॉर्डर लगता है, आपको पता है केपी का बॉर्डर लगता है, कौन से केसेस आपको लगता है सबसे ज्यादा जो है रिपोर्ट होने चाहिए, जो कि रिपोर्ट नहीं होते ख़वातीन के हवाले से? मैं सर की बातों से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ, क्योंकि बिल्कुल है ना, ऐसे ही होता है। बिकॉज आई बीन वर्किंग इन दैट एरिया, और ग्रास रूट लेवल पे जाके उन ख़वातीन के साथ इंटरेक्ट किया है, काम किया है, मोटिवेट किया है, एंड देन एंग्री टू। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो नाराज़ नहीं है या वो आना नहीं चाहती, वो आ जाती हैं, उन्हें हम ले आते हैं। मैंने तो लोधरा में जो एक पुलिस स्टेशन बनवाया जहाँ पे सिर्फ ख़वातीन हो, मर्द उनको बुली ना करें, वो आ सकें, रिपोर्ट कर सकें, अपनी बात बता सकें कि ये बात हुई है, ये वाकया पेश आया है। लेकिन उसके बाद इन द एंड ऑफ द डे केस रजिस्टर करने के बाद समटाइम्स कुछ बहादुर होती हैं हमारे इलाके में, लोधरा में, दुनियापुर में, जलालपुर जटा में, जो हमारा क्लोज, क्योंकि हमें सिंध का बॉर्डर लगता है, हमें डीआई खान के आगे सिंध और आगे सखर ये वाला एरिया लगता है। वी गो टुवर्ड्स दी सिंधी कल्चर एज वेल। तो जो सराइकी ये बेल्ट है उसके अंदर ऑनर किलिंग, ये जो आप इसको कहते हैं कि गैरत के नाम पे कत्ल करना, जी, अगर कोई घर से भाग गया है फॉर एग्जाम्पल, या किसी ने किसी और जात में शादी कर ली है फॉर एग्जाम्पल, तो दे विल डू ऑनर किलिंग। और उसका भी कोई, आपको एक तो बड़ा मशहूर केस है, आप सब लोग उससे वाकिफ ही हैं, उस खातून से जो कि उसी बेल्ट से थी, उनको ऑनर किलिंग के नाम पे मारा गया। फिर उनके भाई ने क्लेम किया कि जी बड़े फख्र से कि मैंने ऑनर किलिंग कर दिया उनकी। द थिंग इज दिस के ऑनर किलिंग्स बहुत हैं। जायदाद तो का मसला तो आज से नहीं है, वो अजल से है, वो इट डिड नॉट हैपन टुडे, वो ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये सब कॉन्टिनेंट का मसला है। कि यहाँ पे अगर आप हमें हमसाए मुल्क में देख लें, वहाँ पे भी यही हो रहा है, यहाँ देख लें, यहाँ पे भी यही हो रहा है। एंड देन वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि वो सर मुख्तारनामा कह रहे थे, हम उसे आसान जबान में हक बख्शवाना कहते हैं, कि जी बहन हो तुम, होके भाई के साथ ये जुल्म करोगी। और वो प्यार से, कभी कभी, हर ज़रूरी नहीं है कि वो उनसे धमकी दी जाए, वो उन्हें प्यार से बहला के फुसला के कहते हैं कि भाई पे जिम्मेदारी हैं, भाई की ये मुश्किलें हैं, तुम्हारे पास तो शोहर है, तुम्हारे पास भी एक मर्द है, तो वो प्यार से भी अपना हिस्सा दे देती हैं। तो जो हिस्सा देने का मामला है, जो दीनी है, कभी कभी कंपनसेट कर देंगे, 1 2 लाख दे देंगे करोड़ों की जायदाद का, कोई छोटा सा प्रेजेंट कर देंगे करोड़ों की अरबों की जायदाद का, उनको पता ही नहीं होगा बेचारियों को कि हमारे इतने मुरब्बे हैं, हमें उसका क्या मिलना चाहिए। बिकॉज देयर इज लैक ऑफ knowledge, there is lack of education, there is lack of awareness, there is lack of reach to the justice and to these places. लोग डरते हैं, एक्सेस नहीं है, एक्सेस भी है, लेकिन लोग डरते हैं कि वकील के पास जाएंगे, काला कोट देख के डर जाते हैं। बिल्कुल सही बात। वो थाने जाके पुलिस को देख के डर जाते हैं। तो लॉज होने के बावजूद
इम्प्लीमेंटेशन तब होगी ना जब आपका फियर कम होगा। वो कहते हैं काले कोट दे कुल गया, हाँ तो काम खराब थी सी, ये बिल्कुल सरेगी की लैंग्वेज है कि अब तो काम खराब था, ये हमसे फीसें लेंगे, हमें पेशियां पड़ेंगी, हमें जस्टिस मिलेगा ही नहीं, हम यही जलील हो जाएंगे, बेहतर है अपने घर में दफा दफा कर दो, दफा दफा भी कर दो या किसी डेरे पे चले जाओ, ठीक है। दे विल कम टू अस, जो उनके लोकल्स हैं, बड़े हैं, या किसी और जो उनकी कास्ट का होगा वहां चले जाएंगे, हम बैठ के उनकी बातचीत कराएंगे और उनका रिजॉल्व करा देंगे बगैर पैसे लिए, बगैर ख्वार हुए, बगैर सोशल एम्बैरेसमेंट क्रिएट किए, और वो मतलब दे वोंट बी सोशली एम्बैरेस्ड फॉर दैट। तो द आइडिया इज दिस, मैं जो बात पुट फॉरवर्ड करना चाहती हूँ वो ये है कि इट्स नॉट ऑलवेज द फैमिली, it's not always the people, it's also our social cultural norms which are not helping women come forward and speak about justice. अब इसके अंदर एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी, कम उम्र की शादियां, जब एक बच्ची स्कूल नहीं गई, वो उसने 5वीं की है या 6ठी की है, 7वीं की है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो कहाँ से लॉ पढ़ेगी, वो कहाँ से आपसे कम्युनिकेट क्या पता लॉ क्या कहता है। वो जो चाइल्ड मैरिज, बड़ी उम्र का शौहर उसको कह रहा है कि भाई तुमने ये करना है, वो करना है, वो बच्चे पैदा कर रही है, वो जितना उसका टाइम स्पेन है, फॉर एग्जांपल 20 साल की शादी में उसने 11 बच्चे पैदा किए हैं, शी गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 13, प्यूबर्टी आ गई है, शादी हो गई है, तो वो तो बच्चे में बच्चा पैदा कर रही है, उसके पास टाइम नहीं है। वो उस बेचारी ने, हम लाहौर में बैठे हैं, हम एक अर्बन इलाके में बैठे हैं, हमारे पास एक्सेस है, वो तो पानी भरने जाती है, सुबह पानी भर के आती है खेतों से, उसके बाद वो अपने बच्चों के लिए खाना पकाती है, शौहर के लिए खाना पकाती है, खेत में शौहर को खाना दे के आती है, बच्चों को लुक आफ्टर करती है, घर साफ करती है, सास ससुर की डांट सुनती है, वो तो जाके सोती है ऐसे जैसे फौत हो गई। तो आप उससे कब एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बेचारी जाए और जाके हक के लिए वैलिड पॉइंट, हाँ बिल्कुल, वो हक के लिए कब, मुझे आई वांट टू आस्क पीपल ऑफ पाकिस्तान, आई वांट टू आस्क द पार्लियामेंटेरियंस, आई वांट टू आस्क ऑल द पीपल ऑन हाई टेबल्स, मेरा सवाल है हाई टेबल से, मेरा सवाल है जुडिशरी से, कब जाएंगी वो, कौन जाएगा, उनका काम, उनकी जिंदगी एक पटरी पे चल रही है, वो आपके पास जस्टिस लेने आते हैं, आप 6 महीने साल, उनके पास जस्टिस के लिए टाइम नहीं है सर। आप उनको ये मत समझे कि वो बिल्कुल वेली हैं और शहर की औरत ज्यादा काम करती है, नहीं, मेरे देहात की औरत, मेरी पाकिस्तानी देहात की औरत की वजह से आज आपके टेबल पे रोटी है, क्योंकि वो जाती है चावल का वो लगाने, बीज लगाने, वो जाती है गंदम काटने। आप उस औरत को कमजोर ना समझे, वो एक बहादुर, दलेर, मेहनती और काम करने वाली औरत है। हर चीज तालीम नहीं होती, अगर आपकी जो काम वाली औरत है वो पूरा खेत में काम कर रही है सारा दिन, आप उसको कमजोर समझते हैं। वो जो धाती से काटती है ना, तो वो उस धाती से गर्दन भी काट सकती है, वो कमजोर नहीं है, वो गैरतमंद माँ बाप अपने भाइयों, अपने बेटों और अपने खानदान की इज्जत की वो उसने अलमबरदारी की हुई है, उसको कमजोर ना समझे, वो कमजोर नहीं है। बिल्कुल नहीं, बात ये तो है ही, हो नहीं रही कि औरत बिल्कुल कमजोर नहीं है, बस मगर एक्सेस नहीं है उसके पास, टाइम नहीं है ना कचहरी जाने के लिए या अपना कोई केस रजिस्टर कराने के लिए। मैडम वो आ जाते हैं, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी, वो केस रजिस्टर करते हैं, मैं उनको बता रही हूँ कि मैं एक आपको और डायमेंशन दे रही हूँ। हाँ बिल्कुल, हम बात करेंगे कायनात और सर से भी मैं इसका वर्जन लूंगी। छोटी सी व्यूज ब्रेक पे जाना है, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज भी हमारे कुछ इलाके ऐसे हैं जहां खवातीन को अपने हकूक के बारे में बिल्कुल आगाही नहीं है, अगर उनको पता भी लगता है तो वो फॉरवर्ड ही नहीं आती, वो बिल्कुल सामने नहीं आती, ना वो केस रजिस्टर कराती हैं, और अगर वो आ भी जाएं तो उसके बाद वो सफाई हस्ती से गायब हो जाती हैं, वो गई कहाँ हैं। और फिर अक्सर ये भी देखा कि कंप्लेन भी वापस ले ली जाती है। वो इलाके हमने मेंशन किए हैं, सदर्न पंजाब, केपी के इलाके ऐसे हैं जहाँ खवातीन को आज भी बहुत सी इशूज़ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम रेहान साहब और कायनात रज़ा ने हमें ज्वाइन किया। वसीम साहब, आपने बताया कि आपके पास किस किस तरह के केसेस आते हैं। अभी आप एक बता रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि 16 साल की बच्ची का आप केस एक देख रहे थे, उस बच्ची की क्या कंप्लेन थी? उसकी कंप्लेंट यही थी कि उसके खामन ने जो उसको लिख कर दिया था, ठीक है, हक महर की सूरत में देखें, वो लीगल लैंग्वेज आ जाएगी, जो चीज निकाहनामे में लिखी होती है वो सब कुछ हक महर होता है। अच्छा, ठीक है, कॉलम्स जितने भी बने हुए हैं, एक तो ये है कि कॉलम्स फिल होने चाहिए। अब वो जब उसने उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की से, उस वक़्त तो वो मोबाइल पे अट्रैक्शन क्या जो अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है आदमी, वो करके उसने कर लिया। अब जब उसकी
6 महीने में, 1 साल में वो वाली रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हुई, सपोज कहीं भी जाना है, हनीमून के लिए जाना है, उसने एक वादा किया था, उसने कहा नहीं, तो उसने वो खुला में चली गई। अब मैंने उस लड़की को समझाया कि देखें आप अपना घर चलाएं, मतलब दोनों तरफ से है, मिस यूज किसी भी इख्तियार का, ठीक है, वो लड़की करती है या लड़का करता है, लेकिन फंसता फिर भी आखिर में लड़की ही है, क्योंकि उसके ऊपर सोशल प्रेशर फिर ज्यादा आ जाते हैं। जैसे मैं खुद उसके मुखालिफ होते हुए उसको समझा रहा था कि देखें जी आप इस तरह ना करें। अब मैं तो अल्लाह की रजा के लिए कर रहा था, लेकिन वाकई सोशल प्रेशर्स ही उनको बैक ऑफ करती हैं, केस वापस ले लेती हैं या सामने नहीं आती? नहीं, सामने नहीं, उनको फिर आया नहीं जाता। एक दिन वो आ गई ना, 2 दिन कायनात बेटा ले आई, कोई और ले आया, इलाके का कोई सोशल वर्कर ले आया, 2 दफा ले आया, वहां पर तो पेशी के लिए बैठना पड़ता है सुबह से शाम तक। वो 3 दफा के बाद 4थी दफा उसने जो भी उस इलाके का इवन आउटसाइडर जो उसके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो हाँ इलाके का खान, वो कहेगा तुमने ये जो रेडियस है इससे बाहर जाना ही नहीं है। अच्छा, लॉयर्स के अगेंस्ट तो वैसे भी उनको लगता है कि जाना जो है वो बहुत मायूब समझा जाता है, वो तो वकीलों के पास जाते ही नहीं है, वो कहते हैं हम अपने जिरगे में ही अपनी जो बात है वो खत्म कर दें। ये बात सही है। देखे ना, वकला का, मैं अब वकला का वकील नहीं बनना चाहता, वकला का वकील नहीं बनना चाहता, लेकिन बात यह है कि वकला को भी बहाना इसी चीज का दिया जाता है ना, कि जब वो 1 दफा आई, 2 दफा आई, वकील ने तो यही कहना है कि जी वो फिर आई नहीं मुड़ के, और उस तक वकील तक पहुंचने में वो फिर डरावना ख्वाब वही दिखाते हैं साथ वाली औरतें। बिल्कुल, मैं कायनात क्या क्या मसाइल हो जाते हैं अगर कोई औरत जो है वो हिम्मत करके चली जाती है वकील के पास, अपना केस लेके चली जाती है, उसके बाद क्या होता है उसके साथ? नहीं, वो उससे ये कहेंगे कि तुम इतनी बेगैरत हो गई हो, भाई के खिलाफ चली गई हो, अब हम तुम्हें कट ऑफ कर देंगे, सोशल बाइकआउट कर देंगे। वन थिंग, दे विल सोशली बाइकआउट दैट वुमेन। वो उस औरत को सोशली बाकी औरतें मिलेंगी नहीं, जो उसके मोहल्ले की उस रेडियस की 2 किलोमीटर का रेडियस है, बात फैल जाएगी क्योंकि छोटा इलाका होगा। वो वाली सारी शोहर कहेंगे कि इस औरत को नहीं मिलना, ये तो शोहर के खिलाफ है, ये हमारी औरतों को भी बहलाएगी, फुसलाएगी, ये सारे शुरू हो जाएंगे फिर इस तरह से, तो फिर वो उसको बैक ऑफ करवाएंगे। सेकेंडली ये है कि जब आप इस तरह का कोई इनिशिएटिव लेते हैं, आपने देखा कि एक बच्ची हमारी लोधना की थी, उसने शादी कर ली कराची में एक बड़े एंकर के साथ, फिर उस बच्ची के साथ, नो आई डोंट से हम कोई सेंट्स नहीं है, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है, हर इंसान में गलतियां हैं, गुनाह हैं, छोटे मोटे फॉल्ट्स हैं, तो वो अगर थोड़ी जाके ब्लंट थी, उसे शादी कर ली, शादी की थी ना एंकर से, फिर उस बच्ची का कोई ड्रामा बना है, फिर वो जी एक ऐसा आइटम बन गई है कि उसके साथ नए से नए कोई ना कोई मसले मसाइल होते रहते हैं। फिर दूसरी बात, मैं औरतों को भी, दानिया शाह की बात कर, हाँ जी, दानिया शाह जो टिकटॉकर है, उसके साथ बहुत तमाशा बनाया गया, और फिर एक वीडियो सरफेस हुई, मतलब आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल, बट लेकिन उस बच्ची को भी तमाशा बना दिया गया। वो इतनी कोई ऐसी बच्ची नहीं थी, मेरे हल्के की बच्ची है, ऐसी बच्ची नहीं थी जिसको इतना ज्यादा खराब किया जाता। सेकेंडली, मैं औरतों से भी ये सवाल करना चाहूंगी, अब एक बड़ी इस वक्त हमारी एक एंकर है, बड़ी उनका इज्जत है माशरे में, बड़ा काम किया उन्होंने, बड़ा नाम है उनका, फिजा अली साहिबा का, तो वो अपनी जवान बेटी को बिठा के और एक तरह ताज़ा शादी करके, और वो जो शो पे उन्होंने हरकत की है, व्हाट अबाउट दैट? आई वांट टू कॉल आउट विमेन एज वेल। अगर हनीमून पे वो नहीं जा पा रही तो दे शुड सबर, कुरान में सबर, कॉम्प्रोमाइज, शादी कॉम्प्रोमाइज पे भी चलती है। छोटी छोटी बातों पे आप अगर चले जाएंगे खुला लेने, आप देखिए लाहौर में पिछली दफा मैंने वो शो किया था, जो स्टैट्स थे वो 50,000 थे तलाक के या खुले के, बिल्कुल सही बात। वो किन बातों पे खुला ले रही हैं? सोशल मीडिया का काम आपको एम्पावर करना है, लेकिन ये एम्पावरमेंट नहीं है कि टिकटॉक पे आपको किसी ने सुहाने ख्वाब दिखाए, आप उठे और आपने अपनी बनी बनाई 10 साल की शादी है, 15 साल की शादी है उस पे, और आपके शो पे खातून आती हैं, वो बड़े ही एंजॉय करती हैं और मर्दों को और औरतों को और लेक्चर दे रही हैं, शादी पे लेक्चर दे रही हैं। लेक्चर आप नाम लेना, मुझे समझ नहीं आ रही किसकी बात कर रही हैं, मतलब कि आप बताइए। मैं हमारे शो पे तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई आया होता है। देखें, एक वो डॉक्टर साहिबा हैं, उन्होंने बड़े हमें
उन्होंने बड़े वो किए, चर्चे किए। उसके बाद आके मेरा शौहर बोला मुझे 3 महीने का शौहर नहीं चाहिए, मुझे आधे घंटे का शौहर नहीं चाहिए। तो वो सर वाली बात ही है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि आप ऐसी बातें करें ही ना पहले, इतने बड़े बड़े क्लेम्स, कि फिर अल्लाह और अल्लाह की जात को नाराज करने वाली बात है। बेशक, बेशक। आपका पर्दा, आपके घर का पर्दा। आप डॉक्टर नबिहा की बात कर रही हैं आई थिंक। देखिए हाँ जी मैं कर रही हूँ, लेकिन देखिए तो उनकी तो शादी सही चल रही है। नहीं, जिस तरह से चल रही है उस तरह से अगर चलानी है तो वो तो फिर पूरे पाकिस्तान की चल रही है। यू हैव एक्सेस टू नेशनल टेलीविजन, आप एक्सेस की बात कर रहे थे, और अगर एक्सेस के बाद औरतें ये हरकतें करेंगी तो मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं औरत मार्च के खिलाफ हूँ, मेरा जैसा मेरा मर्जी के खिलाफ हूँ। मैं उम्मती हूँ तो मैं नबी के उसके ऊपर हूँ कि औरतों को भी चाहिए कि अपने शोहरों का दम भरें और उनकी पर्दापोशी करें, इज्जत करें। अगर इज्जत से घर बैठा के, कौन सा मुल्क है मुझे बताएं जहां पे पाकिस्तान जैसी औरतों को इज्जत मिल रही हो। और इस्लाम ने आके इज्जत दी औरत को है, चादर दी है, पर्दा दी है, घर बिठा के रोटी दी है, ना नफका दिया है निकाह नामे में। दूसरी शादी करे अगर शौहर, तो शौहर को बीवी से पूछने का हक दिया है। अगर आप निकाह नामा पढ़ लें तो औरतें भी चीखें मारेंगी कि हम किस बात के ऊपर लड़ रहे हैं। दीन का एक बड़ा क्लियर पाथ है। अगर आपको नहीं समझ आता दुनिया का कानून, अंग्रेजी कानून पाकिस्तान में चलता है, अंग्रेजी कानून को छोड़ दें, सिर्फ आप निकाह नामा पढ़ लें, शरीयत पढ़ लें, जैसे कि सर ने कहा दूसरा सफा भर लें उस वक्त बैठ के, तो मामले आसान है। बिल्कुल। ना आपको दुनिया में जलील होना पड़ेगा और ना आपको वैसे मशहूर होना पड़ेगा गंदी हरकतें करके। आप पहले डॉक्टर फिजा अली की तरह शादी करते हैं, फिर वायरल होते हैं, नबिया की तरह करते हैं। डोंट गो वायरल बेबी। आपके पास वायरल होने के लिए और बहुत रीजंस हैं। ये जो फेक शादियां, मैं इंस्टाग्राम पे हैरान होती हूँ, फेक शादी की एक प्रॉपर एड चलती है, फेक मेहंदी, फेक शादी। रजब भट्ट ने शादी की, उसके बाद कपड़े पहने, उनको एंजॉय किया फेक चीजों को, उसके बाद वो एक सोशल कियोस बन गई उसकी शादी। फिर वो जो आपका डक्की भाई की शादी हो रही है, सोशल कियोस बन गई है वो शादियां। गाइस, यंगस्टर्स, टीनेजर्स, वेक अप। शादी मजाक नहीं है, ये मजाक और खिलौना बना लिया अपनी रील की तरह। तो आप रिलैक्स करें, आप इसको एंजॉय करें। हकूक भी हैं, हम भी बैठे हैं, अदालतें भी बैठी हैं, वकला भी बैठे वो भी हैं। तो आजकल देखो ना, आप निकाह करते हो, इतने इंटीमेट मोमेंट्स को आप सोशल मीडिया पे डालते हो, अब तलाक को भी आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हो। उसके बाद अब आप माशा आपके घर कोई खुशी आती है उसको भी सोशल मीडिया पे डाल रहे हो। हाँ जी। कोई चीज प्राइवेसी नहीं। अभी आपने देखा वो सहर हयात और वो जो वो भी एक मामला, हाँ, वो भी एक मामला चल रहा है। हाँ। लेकिन आप पहले आपस में ब्लेम गेम सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास प्लेटफॉर्म है। आप लोगों ने कहा ना एक्सेस नहीं है, एक्सेस नहीं है। मुझे इससे ख्याल है एक्सेस है। हाँ। वो टिकटॉक पे, फेसबुक पे बहुत एक्सेस है, लेकिन फिर वो तमाशा देखें उस एक्सेस का। नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है। अच्छा, लेकिन कायनात जिनके पास एक्सेस वाकई नहीं है, ऐसे इलाकों की बात की अभी सर ने भी बताया है कि जो इलाके बहुत पसमानदा इलाके हैं, वहां खवातीन को यही नहीं पता कि उनको आज भी वो फोन मिलता है जो बटनों वाला होता है। उनके पास आज पढ़ी लिखी एक्सेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है। तो उन लड़कियों के लिए, उन औरतों के लिए हमने कैसे आवाज उठाई? उन लोगों के लिए हम जाते हैं, जैसे सर ने कहा कि मैं चली जाऊंगी, वो मैडम जा रही है KPK की। हमने एक LPP एक प्रोग्राम है, उसके अंदर एक बड़ा अच्छा NGO काम करती है, NGOs काम करती हैं। मैंने आवाज़ 2 में काम किया सर, मैं आपको बताती हूँ। उसमें हमने मुहैयर हज़रात के लिए, उसने हमने औरतों के लिए, बच्चियों के लिए, और इवन कि हमारी जो सोसाइटी है जिसके अंदर वो दूसरे हज़रात आते हैं जिनके जेंडर फ्री होते हैं, उनके लिए भी जाके काम किया। मैंने तहफ़्फ़ुज़ घर बनाया जो कि इन हज़रात के लिए था। मैंने जाके उसकी इनॉग्रेशन की कि इनको नाचना गाना ना पड़े, और ये सोसाइटी में उनकी भी तो बात करें ना, सिर्फ औरतें नहीं है, उनको किस तरह नचा के और उनको जलील कर ट्रांसजेंडर्स को भी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। उनकी बिल्कुल रिस्पेक्ट बनती है। उनके लिए लॉ हमने बहुत बाहर उनकी आवाज उठाई है और हमने बहुत उनको सोशली, मैंने उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ घर बनाया, उनको खाना, जॉब्स, उनको DHQ लोधरा में जॉब्स, उनको थाने में जॉब। कायनात हम बात करेंगे, हमें छोटी सी ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात कर रहे हैं खवातीन के हकूक़ के हवाले से। मैं रुख करूंगी वसीम रेहान साहब का, एडवोकेट हैं। वसीम साहब, एक आम औरत अगर अपने हकूक़ के लिए खड़ी होना चाहे तो उसको कहाँ से शुरू करना चाहिए? उसको ओम्बुड्समैन से। ओम्बुड्समैन? हाँ, और फीमेल ओम्बुड्समैन अभी KPK में, पंजाब में भी है, हर जगह बन गया है, लेकिन KPK में अभी जो फीमेल साहिबा बैठी हुई हैं
वो उनकी एसेस वाया ईमेल, वाया फ़ोन, कॉल फ़ोन, वो हर तरीके से हैं एसेस में। अगर आपकी बात है ना कि बटन वाला फ़ोन, बटन वाले फ़ोन से भी वो हेल्पलाइन, उन्होंने हेल्पलाइन दे दी है। कोई सहेली, कोई भी उसको आदमी एसेस कर सकता है। लेकिन अगर वो हमारे पास आएगी, हम उसको प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि वो ओम्बुड्समैन गवर्नमेंट प्रोटेक्शन दे रही है ना। हम उसको, मैं एज ए काला कोट या वकील प्रोटेक्शन नहीं दे सकता, लेकिन वो उसको प्रोटेक्शन देंगी। हमारे तक अगर वो पहुंचती हैं, हमें कॉल करती हैं, तो हम उनके हर किस्म की सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं। और औरतों को अपने हकूक़ के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, या फिर ऐसा स्टेप लेना नहीं चाहिए फिर अल्लाह पे जो इन्नल्लाह मा साबिरीन, आप सब्र करें फिर। और अल्लाह ने जो ये बात हो रही थी, घर की जो बातें बाहर निकालता है आदमी, घर की दीन ने इजाज़त नहीं दी। घर की बात आप घर में रहे तो बेहतर है। हाँ, ये मिसाल है और ये एक दीन है। कायनात, आप खवातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी इस हवाले से? आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर बात कर रहे हैं। आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड, सर की बातें बहुत ही मुझे बिल्कुल, मैं उनसे सहमत हूँ 100%। मैं लेकिन पंजाब के, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव है, तो मैं अपने साउथ पंजाब के खवातीन को ये पैगाम दूंगी कि पहली बात, आपका आवाज़ उठाना आपकी बुराई नहीं है। दूसरी बात, अगर आप में से कोई औरत आवाज़ उठाती है, नबी का भी ये कहना है कि अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तो आप सबसे पहले आवाज़ उठाएं, उसके बाद आप उसके लिए कुछ एक्शन करें। अगर वो नहीं कर सकते तो दिल में बुरा जाने, तो आप नबी की सुन्नत पे चलें। आप खवातीन हैं, आप उसको खामोशी से सपोर्ट करें, आप मत शोर मचाएं। आप औरतें ही औरतों की पाँव खींचती हैं, माएँ, सासें, बहनें, बेटियाँ, दे आर द वंस हु सपोर्ट मैन टायरलेसली, तो वो ना करें काइंडली। और मैं अपने मुआशरे के मर्दों को ये कहना चाहूँगी कि वी रिस्पेक्ट यू, हम आपको बहुत इज्जत करते हैं, हमारे महरम हैं आप। मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने शौहर की वजह से हूँ, अपने वालिद की वजह से हूँ, अपने भाई की वजह से हूँ। अगर वो ना होते तो मैं ना तालीम कर सकती, मैं यहाँ कॉन्फिडेंस से ना बैठ सकती। तो मैं अपने मुआशरे के मर्दों को सलाम पेश करूँगी और मैं उनसे एक दरख्वास्त करूँगी अपने भाइयों से, अपने बापों से, नरमी अख्तियार करें। और अगर कोई बहन बेटी गलती करती है, कोई ज्यादती करती है, उसको नहीं समझ आती, क्योंकि अल्लाह ताला ने औरत को मर्द के वहां से पैदा किया है। अच्छा कायनात, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, मगर एक औरत अगर कोई भी चीज़ ऐसा कदम उठाती है सोशल मीडिया के हवाले से या कुछ ऑड करती है तो तमाम खवातीन के ऊपर टैग लग जाता है। जी, इसलिए मैंने कहा ना कि खवातीन को चाहिए कि वो एक दूसरे को ड्रैग ना करें। कमेंट्स भी औरतें ही कर रही होती हैं। अब डॉक्टर नबिया के केस में आप नीचे जाके देखिए, जरा कमेंट सेक्शन खोलें, खवातीन के ही कमेंट्स हैं। क्योंकि अगर उन्होंने कहा मैंने 1.5 करोड़ का जोड़ा पहना है तो दे गॉट परटर्ब्ड एंड एंग्री। सेट मैंने इतने करोड़ का पहना, तो वो ही ज्यादा गुस्सा हुई औरतें, क्योंकि घरों में ड्रामे कौन देख रही है? खवातीन। तो कमेंट्स किसने किया? खवातीन ने। उनका शो मर्द तो नहीं देखते, वो ऑफिस में बैठे होते हैं। तो बीवियों ने शोहरों को बताया ऐसे ये कर दिया, ये हो गया, ये हो गया, तो वो औरत ही औरत की टांग खींचती है। अब फिजा अली का क्लिप सबने नहीं देखा, जिन्होंने देखा है उन्होंने किया है। कंदील बलोच को सबने नहीं देखा था, जिन्होंने देखा उन्होंने और फैलाया। जैसे दानिया शाह को एक दिन ही देखा, सबने देखा। तो आई वॉन्ट टू से हर प्लेटफॉर्म को उसकी रिस्पेक्टेबल वे में यूज करें। सोशल मीडिया अगर आपको दिया गया है तो उससे अपने हक के लिए आवाज उठाएं, कमाई करें। आप ई कॉमर्स में जाएं, आप डिजिटल लर्निंग करें, लोधरा में खास तौर पर टाइसर जाएं, कोई ना कोई कोर्स करें और कुछ बेचें, कोई मेकअप बेचें, कोई छोटी सी चाइना से चीज बेचें, कोई हाथ की बनाई हुई मोमबत्तियां बेचें, कोई फूल बेचें। जरूरी है कि आपने इन्हीं कामों में घुसना है, आपने नाच गाना ही करके दिखाना है। आप हिंदू नहीं है, आपको अल्लाह ताला ने उम्मती बनाया है, तो खुदारा सुभान अल्लाह, आप कुछ ऐसा करें कि आपको इज्जत भी मिले और आप सोशल मीडिया पे इज्जत से भी काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने नाचना ही गाने के ऊपर। तो ये आपको थोड़ी बहुत तालीम की जरूरत है, बेसिक तालीम। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अब बापों से, भाइयों से, बच्चियों को बेसिक तालीम दिलवाई जाए, बच्चों को बेसिक तालीम दिलवाई जाए, बेशक वो दुनियावी है या दीनी है, दोनों तालीमों की जरूरत है। क्योंकि जब आप दीनदार बनते हैं आपके अंदर खौफ खुदा पैदा होता है। मैं इसके साथ थोड़ा सा ऐड करूँ, बिल्कुल थोड़ा सा मैं ऐड कर लेता हूँ, यही कि ये दीनी तालीम जो है ना, अब आप कुरान की तर्जमे के साथ पढ़ें। हाँ, कुरान और हदीस को, नबी के फरमान को, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल को जोड़ें और पढ़ें। आप देखें सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल है, करें।
आप उसी चैट से, उसी AI ऐप से आप बनाएं, तर्जमा कुरान का पढ़ सकते हैं और आप तफसीर करें। तफसीर हर पढ़ें। बंदे का अपना एक तरीकेकार है। सर का पर्सपेक्टिव एक आयत का मुख्तलिफ होगा, मेरा मुख्तलिफ होगा, लेकिन वो शायद मेरे लिए, मेरे हक में, मैं उस आयत को पढ़ती हूँ तो मैं उसको उसी तरह अपनी जिंदगी में शामिल कर लूंगी। बिल्कुल सही बात है। आयतल कुर्सी अब हम सबको बताई गई है, हम निकलते हुए पढ़ते हैं। बिल्कुल सही तो बात। औरतों को चाहिए कि वो अपने हकूक के लिए आवाज उठाएं, पॉजिटिव वे में उठाएं, पॉजिटिव वे में और दीन के मुताबिक। हाँ, और नेगेटिविटी में ना जाएं और इस तरह की एक्टिविटीज में ना पड़े जहां पे जाके वो टारगेट किलिंग, ऑनर किलिंग, उन्हें पता है कि जी हमारे घर में शादी नहीं हो सकती ऐसे, तो वो ऑनर किलिंग की तरफ अब पूरा मुआशरा नहीं चेंज हो सकता। पूरी एक सदियों से चली हुई आ रही रस्में नहीं चेंज हो सकती। तो वो जब सदियों का एक कल्चर है, सदियों का एक नॉर्म कल्चर चल रहा है, वो नहीं खत्म कर वो नहीं हो सकता। और आप सब कॉन्टिनेंट से हैं, आपका दीन जो है वो आपका थोड़ा मिक्स्ड अप दी है। मैं हर शो में ये बात करती हूँ कि कल्चर और रिलीजन दो मुख्तलिफ चीजें हैं। पाकिस्तान में ये मसला, हम इंडिया के ड्रामे देखते हैं और रहते पाकिस्तान में है तो हमारे अंदर वो साज बहू वाला टन टन वाला म्यूजिक चलता है और वो शुरू हो जाती है। लेकिन अब नया ड्रामा चल रहा है, आप देख रहे हैं, जिसमें सबा कमर साहिबा शोहरों को फंसा रही हैं, लोगों के और डिवोर्सेस करा रही हैं। अगर आपका टीवी, अगर आपका लोकल टीवी चैनल ये दिखाएगा, बात करेंगे, लेकिन आखिरी बात है, लोकल टीवी चैनल ये दिखाएगा तो औरतों को क्या मैसेज जाएगा? थैंक यू सो मच कायनात रजा, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ ही थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वसीम रेहान साहब एडवोकेट हमारे साथ थे। बहुत इंपॉर्टेंट इशू आज हमने एड्रेस किया है। कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा, और कहते हैं ना कि मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट को इजाजत दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।